एक छोटे से गांव में मीनाक्षी नाम की एक बहुत ही प्यारी सी लड़की रहा करती थी। मीनाक्षी एक अनाथ लड़की थी जो गांव वालों को मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी और तब से गांव वाले मीनाक्षी को अपनी बच्ची की तरह पालते थे। हर कोई मीनाक्षी को प्यार करता था। अब मीनाक्षी बड़ी हो चुकी थी और गांव के हर घर में रहने के कारण उसे अलग अलग तरीके के गुण आ चुके थे। जैसे कि उसे बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे सिलने आता था और एक जूते बनाने वाले के घर रहने के कारण उसे बहुत ही प्यारे जूते और हाई हील्स बनाना आता था। और वहीं दूसरी तरफ एक चूड़ी बनाने वाली अम्मा के घर रहने के कारण उसे बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ और कंगन बनाना आता था। लेकिन इन सभी गुणों के होने के बावजूद भी मीनाक्षी के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। जिस तरह से गांव वाले मीनाक्षी को प्यार करते थे, मीनाक्षी भी उसी तरह गांव वालों को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन, ये लो रूपा दीदी, मैंने आपकी शादी का जोड़ा आपके कहे अनुसार गोटे और लटकन लगाकर पूरा कर दिया है। अब बताओ कैसा लग रहा है ये? क्या बात है मीनाक्षी, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैंने जितना सोचा था ये लहंगा तो उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है दीदी? आखिर ये सिलाई कढ़ाई तो मुझे आपकी चाची ने ही सिखाई है। वैसे देख, तुझे सिलाई आती है, तुझे जूते बनाने का काम भी आता है और उसके ऊपर से तुझे चूड़ियाँ और कंगन बनाना भी आता है। तू एक काम क्यों नहीं करती? तू एक दुकान खोल ले। मेरा विश्वास कर, गांव के सभी लोग तेरे पास काम लेकर आएंगे। मीनाक्षी थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, वैसे दीदी बात तो आप एकदम सही कह रही हैं। कब तक मैं सभी गांव वालों पर बोझ बनकर रहूंगी? मुझे भी अपने बलबूते पर कुछ न कुछ करना ही चाहिए। रूपा का आइडिया मीनाक्षी को अच्छा लगता है और वो दुकान खोलने के लिए थोड़े पैसे इकट्ठे करने लगती है और कुछ ही दिन में वो गांव में एक छोटी सी दुकान खोल लेती है। गांव वाले भी मीनाक्षी की तारीफ कर उसका मनोबल बढ़ाते हैं। मीनाक्षी की दुकान खुलने के बाद ही उस पर तुरंत काम आने लगा था और इससे मीनाक्षी की आमदनी भी अच्छी होने लगी थी। मीनाक्षी का कोई अपना परिवार तो था नहीं, इसलिए जिन लोगों ने उसे पाला था यानी कि गांव वाले, वो उन लोगों पर ही अपनी कमाई खर्च करने लगती है। दादी जी, ये आपकी और दादाजी की दवाइयाँ हैं और इस दूसरे वाले बैग में इस पूरे महीने भर का राशन है। अब आपको किसी भी सेठ के यहाँ पर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तू सच में बहुत ही अच्छी और समझदार है। भगवान तुझे हर खुशी दे। दादी, मुझे इतना प्यार करने वाला गांव मिला है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? बस मुझे तो आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार ही चाहिए। ऐसा कहकर मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे मुन्नी मिल जाती है। क्या हुआ मुन्नी, तू आज स्कूल क्यों नहीं गई? दीदी, मेरे जूते पूरे तरीके से फट चुके हैं। माँ से कितनी बार कहा कि जूते दिला दो, लेकिन वो दिलाती ही नहीं। अब ऐसे फटे हुए जूते पहनकर तो मैं स्कूल नहीं जा सकती ना, वरना टीचर मुझे डांटेंगी। मुझे पता है, इसलिए तो मैं आज तेरे लिए ये नए वाले जूते लेकर आई हूँ। ये जूते जल्दी से फटेंगे नहीं और देख, तेरे पैर पर कितने सुंदर भी लग रही हैं। वाह दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, तुझसे ग्रेट हो। ऐसा कहकर मुन्नी वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर गांव की एक औरत आ जाती है। सच में मीनाक्षी, तू तो इस गांव के लिए फरिश्ता है, फरिश्ता। इस जमाने में जहाँ लोग पैसे के पीछे भागते हैं, वहीं तू प्यार के पीछे लोगों की इतनी मदद करती है। भगवान तेरा हमेशा भला करे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है चाची, आखिर इन गांव वालों ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर ये ना होते तो आज मैं ना होती। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, इनकी मदद करने लायक हो गई हूँ, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। बेटा, भगवान तुझ जैसी बुद्धि सबको दे। अच्छा अब जल्दी जा, तेरी दुकान पर मैंने कुछ ग्राहकों को देखा है। इसके बाद मीनाक्षी जल्दी से अपनी दुकान पर जाती है। जैसे ही वो अपनी दुकान पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ परियां हैं। परियों को देखकर मीनाक्षी कहती है, आप लोग यहाँ कैसे? मीनाक्षी, हमने सुना है कि तुम बहुत ही सुंदर लहंगे सिलती हो और तुम्हें हाई हील्स और कंगन बहुत अच्छे बनाने आते हैं। मैं तो बस इन चीजों को बनाती हूँ, अब अच्छे हैं या नहीं ये लोग तय करते हैं। देखो मीनाक्षी,
2 हफ्ते बाद हमारी नई रानी परी का चुनाव होने वाला है, इसलिए हमें उनके लिए एक लहंगा, एक जोड़ी हाई हील्स और मोतियों से जड़े हुए कंगन चाहिए। ठीक है, मैं ये सब जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर दूंगी। इसके बाद परियां वहाँ से चली जाती है और मीनाक्षी अपने काम में लग जाती है। मीनाक्षी दिन रात मेहनत करके परियों के लिए बहुत ही ज्यादा सुंदर लहंगा, हाई हील्स और कंगन तैयार करती है। और फिर कुछ ही दिनों बाद परियां अपना सामान लेने आ जाती है। तभी उनमें से एक परी लहंगा देखकर कहती है, क्या बात है मीनाक्षी, ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने चांद तारों को एक कपड़ों में पिरो दिया हो, और ये कंगन किसी समुद्र की बहती बूंदों से जड़े हुए लग रहे हैं। और इस हाई हील्स के तो क्या ही कहने, सच में तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इसी बात से खुश हूँ कि आपको ये सब चीजें इतनी पसंद आई। ठीक है, सबसे पहले तो तुम ये सोने के सिक्के रखो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। और मैं तुम्हें एक और चीज देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर परी दुकान में रखे एक बॉक्स पर अपनी छड़ी से जादू करती है और वो बॉक्स ले जाकर मीनाक्षी को देते हुए कहती है, जी हम परियों की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। पर इस बक्से में तो मेरे द्वारा सिला गया लहंगा, हाई हील और कंगन है। लेकिन अब ये मामूली नहीं रही, ये जादुई बन चुकी हैं। ये तीनों चीजें तुम लोगों के भले के लिए इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन याद रहे ये चीजें तब तक ही चमत्कारी और लाभदायी है जब तक कि तुम खुद उनका इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारे अलावा किसी ने भी इसे पहना तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसके बाद वो परियां वहाँ से चली जाती है और फिर मीनाक्षी उन सोने के सिक्कों और उन जादुई लहंगे, हाई हील्स और कंगन की मदद से लोगों की मदद करने लगती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन मीनाक्षी परियों के जादू वाले उस लहंगे, हाई हील और कंगन को पहनकर नदी किनारे बैठकर एक नए लहंगे का डिजाइन सोच रही होती है कि तभी वहाँ से गुजर रही एक काली चुड़ैल की नजर मीनाक्षी पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, ये लहंगा, हाई हील्स और कंगन कितने ज्यादा सुंदर है। अगर मैं इन्हें पहन लूं तो मेरी खूबसूरती 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, इस लड़की को खत्म करके मैं इन तीनों चीजों की मालकिन बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर चुड़ैल अपनी झाड़ू पटकते हुए जमीन पर आती है और फिर एक आग का गोला मीनाक्षी पर फेंकती है। लेकिन वो आग का गोला मीनाक्षी के पास आने से पहले ही भस्म हो जाता है। ये देखकर चुड़ैल हैरान रह जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। लगता है जो भी चीजें इस लड़की ने पहनी है वो जादुई है। अगर ऐसा है तो ये तो और भी अच्छी बात है। अब तो मुझे ये तीनों चीजें किसी भी कीमत पर चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल एक छोटी सी बच्ची का रूप बनाकर मीनाक्षी के सामने जाती है। दीदी, दीदी, अब मेरे साथ जल्दी से चलिए। क्या हो गया छोटी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? दीदी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है और आज उन्हें देखकर लग रहा है जैसे उनका अंतिम समय आ गया है। प्लीज आप मेरे साथ काली पहाड़ी पर चलो दीदी। काली पहाड़ी पर? वहाँ पर तो कोई नहीं रहता। मैंने तो सुना है वहाँ जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। फिर तुम वहाँ कैसे रह सकती हो? दीदी, अभी वो सब बताने का समय नहीं है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए और मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। इसके बाद मीनाक्षी बिना कुछ सोचे समझे चुड़ैल के साथ चली जाती है और जैसे ही चुड़ैल अपनी गुफा में पहुंचती है वो वापस अपने असली रूप में आ जाती है। तुम अच्छे लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान काम है ना। अब सुन लड़की, मुझे तेरा ये लहंगा, हाई हील और कंगन चाहिए। मुझे ये पसंद आ चुके हैं और अब मैं इन्हें पाकर ही रहूंगी। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है। एक बार मुझे जो चीज पसंद आ जाती है वो मेरी होकर ही रहती है। और वैसे भी ये तीनों चीजें इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि इन्हें पहनकर मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाऊंगी। इसके बाद मीनाक्षी के लाख मना करने पर भी वो चुड़ैल मीनाक्षी का लहंगा, कंगन
और हाई हील्स उससे छीन लेती है और उन तीनों चीजों को पहन लेती है। लेकिन उन तीनों चीजों को पहनते ही चुड़ैल धू धू करके जलने लगती है। तभी वहाँ पर मीनाक्षी को ढूंढते हुए सारे गांव वाले आ जाते हैं। अरे मीनाक्षी बिटिया, हमें मुन्नी ने बताया कि उसने तुम्हें काली पहाड़ी पर आते हुए देखा है। बेटा, तुम यहाँ क्यों आई हो? गांव वालों ने यहाँ आने से मना किया था ना? बाबा, आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपको क्या किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अब ये काली पहाड़ी पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ रहने वाली चुड़ैल खत्म हो चुकी है। अब गांव वाले बिना किसी डर के यहाँ से वहाँ जा सकती हैं। मीनाक्षी की ये बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मीनाक्षी के नाम के जयकारे लगाने लगते हैं और इसी तरह वो गांव वाले हंसी खुशी अपने दिन बिताने लगते हैं। सोलापुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था जिसमें सूरज, उसकी माँ और उसकी बहन रहते थे। सूरज के पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। सूरज की माँ और बहन बहुत ही बुरे और निर्दयी स्वभाव की थी। कुछ दिनों बाद सूरज की शादी पास के गांव की संतोषी नाम की लड़की से हुई। संतोषी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। शादी के बाद जब संतोषी की मुंह दिखाई की रस्म होती है तो मोहल्ले की सभी औरतें संतोषी की खूब तारीफ करती हैं। अरे कितनी सुंदर बहू लाई हो सूरज की माँ, नैन नक्श कितने अच्छे हैं। उस औरत की ये बात सुनकर वहाँ खड़ी सूरज की बहन कहती है, सिर्फ चेहरे से कुछ नहीं होता, लक्षण भी अच्छे होने चाहिए। ये तो बाद में पता चलेगा ना कि चेहरे की तरह लक्षण भी अच्छे हैं कि नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हम फिर से आएंगे देखने सूरज की माँ तुम्हारी बहू को। इतना कहकर वो सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। सूरज और संतोषी भी अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद सूरज की बहन अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हारी बहू के तो चारों तरफ गुणगान हो रहे हैं। इतनी भी खूबसूरत नहीं है तुम्हारी बहू, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। सही कह रही है बेटी तू, हमें तो बिना पैसों में एक काम वाली मिल गई। अब हमें घर का काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों माँ बेटी मिलकर संतोषी से बहुत सारा काम करवाने लगती हैं। इसी तरह एक दिन सुबह सुबह सूरज चिल्लाते हुए कहता है, माँ संतोषी को बोलो मुझे खाना दे, काम पर जाने में मुझे देरी हो रही है। सच कहूँ बेटा, बहुत आलसी बीवी लाया है तू। सारा खाना तो मैंने ही बना दिया, लेकिन उससे परोसा भी नहीं जा रहा है। तो रुक, मैं देखती हूँ। बहू कहाँ है? इतना बोलते बोलते सूरज की माँ रसोई तक चली जाती है और संतोषी को डांटते हुए कहती है, क्यों री, अभी तक खाना नहीं बना? बन गया सासू माँ, बस मैं लेकर आ ही रही थी। तू खाना लेकर मत जा, वैसे भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। ला मुझे दे, मैं देकर आती हूँ। इतना कहकर सासू माँ खाना लेकर खुद अपने बेटे को देने जाती है। ये ले बेटा खाना, तेरी पत्नी के पास अभी टाइम नहीं है। बोल रही थी कि अपने बेटे को बोलो खुद आकर खाना ले जाए। मैं देने नहीं आऊंगी, इसलिए मैं लेकर आ गई। अपनी माँ की बात सुनकर सूरज को गुस्सा आ गया था, लेकिन तभी वहाँ बैठी सूरज की बहन ने भी आग लगाने के लिए कुछ बोला। सच में क्या माँ, वो ऐसा बोली तुमको? बाप रे बाप, नई नवेली दुल्हन है और तेवर तो देखो। ये क्या बात हुई? जरा संतोषी को बुलाना तो, उसको मैं अभी बताता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे काम पर जाते वक्त अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। उसके बाद सूरज खाना खाकर काम पर चला जाता है और सूरज की माँ और बहन एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों माँ बेटी मिलकर संतोषी पर खूब अत्याचार करते हैं। पूरे दिन संतोषी से कोई न कोई काम करवाते ही रहते थे। इसी तरह एक दिन संतोषी बहुत सारे बर्तन धो रही थी। तभी वहाँ पर दोनों माँ बेटी बहुत सारे कपड़े लेकर आती हैं और माँ कहती है, ओ लड़की, पूरा दिन क्या बर्तन धोती रहोगी और कुछ काम नहीं करोगी क्या? तुम्हें मालूम नहीं है माँ, ये तो पूरा दिन यही सोचती रहती है कि काम से कैसे बचा जाए। बर्तन धोती रहेगी तो बाकी के काम नहीं करने पड़ेंगे, यही सोचा था ना भाभी तुमने? दोनों माँ बेटी की बात सुनकर संतोषी कहती है, मैंने तो घर का सारा काम कर दिया है सासू माँ।
अच्छा, और ये इतने सारे कपड़े क्या तेरे मरे हुए माता पिता आकर धोएंगे? ये ले, सारे कपड़े अभी के अभी धो। संतोषी चुपचाप सारे कपड़े उठाने लगती है। सासू माँ, ये तो बहुत सारे कपड़े हैं। ज्यादा कपड़े कहाँ हैं? और अगर हैं भी ज्यादा तो क्या हुआ? तेरा शरीर कोई मोम का बना हुआ नहीं है कि ज्यादा काम करेगी तो पिघल जाएगी। चलो फटाफट धो इन्हें। बेचारी संतोषी वो सारे कपड़े धो देती है। कपड़े धोते धोते उसे शाम हो जाती है। इतना सारा काम करने के कारण उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। रात को जब उसका पति सूरज घर आता है तो वो संतोषी का हाथ देख लेता है। अरे संतोषी, तुम्हारे हाथों में क्या हो गया? संतोषी की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो कुछ न कह पाई। सूरज को कुछ अजीब लगा। रात को सोते वक्त बिस्तर पर सूरज ने संतोषी से कहा, संतोषी, तुम मेरे घर में खुश तो हो ना? तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं जी, लेकिन बस। लेकिन क्या संतोषी? लेकिन कुछ नहीं। संतोषी की ये बात सुनकर सूरज सो जाता है। फिर संतोषी मन ही मन सोचती है, इनकी माँ और बहन मुझ पर जो अत्याचार करती हैं, अगर मैंने इनको बताया तो मेरा यकीन नहीं करेंगे और इनको बुरा भी लगेगा। इतना सोचकर संतोषी सो जाती है। धीरे धीरे सूरज की माँ और बहन का संतोषी पर अत्याचार बढ़ने लगा। जब भी सूरज बाहर जाता था, दोनों माँ बेटी मिलकर संतोषी को खूब सताते थे। घर में कुछ भी काम नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसको काम में लगाए रहते थे। एक दिन संतोषी ने घर का सारा काम बहुत जल्दी कर लिया। ठंड का मौसम था, इसलिए वो आग सेकने लगी। तभी वहाँ पर दोनों माँ बेटी आ गयी। तो यहाँ बैठकर गरम हो रही है और घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? सासू माँ, घर का सारा काम हो चुका है। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने कुछ लकड़ियाँ जला ली। संतोषी की ये बात सुनकर सूरज की बहन कहती है, ओहो, महारानी को ठंड लग रही थी। माँ, आपकी इजाजत हो तो मैं भाभी को हमेशा के लिए गर्मा गर्म बना दूं। उसके बाद दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं और संतोषी की ननंद आग में से एक लकड़ी उठाकर संतोषी का हाथ जला देती है। संतोषी को बहुत दर्द होता है। ये आप क्या कर रही हो दीदी? सासू माँ, आप तो रोकिए दीदी को, देखिए ना वो मुझे जला रही हैं। संतोषी की इस बात पर दोनों माँ बेटी हंसती रहती है। संतोषी को बहुत दुख होता है। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। वो अपना हाथ पकड़कर नदी के पास भाग जाती है। उसका हाथ बहुत दुख रहा था, इस वजह से वो बहुत रो रही थी। हे ऊपर वाले, ये क्या जिंदगी दी है? ये कैसी जिंदगी दी है मुझे? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। बचपन में मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, ऊपर से सास भी दी, तो ऐसी मैं करूं तो क्या करूं? मुझे इस जिंदगी से मुक्ति दे दीजिए भगवान, मैं और नहीं जीना चाहती। संतोषी का ये दुख जल माता से भी नहीं देखा जाता। वो तुरंत प्रकट ले लेती है और कहती है, तुम कौन हो बेटी? दिखने में तो तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम इतना रो क्यों रही हो? बोलो मुझे, मैं जल माता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। माता, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मैं समझ गई सब कुछ। अब तुम घर चली जाओ। आज के बाद तुम्हें जो भी रुलाएगा उसका बहुत बुरा हाल होगा, देख लेना। ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वो जल माता वहाँ से गायब हो जाती हैं। दूसरी तरफ रात होने की वजह से दोनों माँ बेटी को चिंता होने लगी थी। अरे, सूरज के आने का टाइम हो गया है। वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पता नहीं कहाँ गई होंगी। लगता है भाग गई, पता नहीं कहाँ गई होगी। वो दोनों इतनी बात कर ही रहे थे कि तभी संतोषी आते हुए सूरज की बहन को दिख गई। माँ, वो देखो आ गई। संतोषी के घर आने के बाद उसकी सासू माँ बोली, आ गई महारानी, कहाँ गई थी तुम? बताओ जल्दी, कहाँ गई थी? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं नदी किनारे अपना मन बहलाने गई थी। हाय राम, कैसी फूटी किस्मत है मेरी। गांव की बहुएं घर से बाहर कदम तक नहीं रखती। मेरी बहू नदी किनारे मन बहलाने गई थी। बाप रे बाप, कैसी आवारा बहू ले आया है सूरज। ये सब आप क्या बोल रही हो सासू माँ? मैं सही बोल रही हूँ। आने दे मेरे बेटे को, तेरी इस हरकत के बारे में उसे सब बताऊंगी। माँ, दीदी, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी मत करना कि जिससे मेरी आंखों में आंसू आए, क्योंकि आप लोगों को फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी। ओहो,
तो तू धमकी दे रही है। बेटी जरा जली हुई लकड़ी लेकर आ तो। सूरज की बहन भागते हुए जली हुई लकड़ी लेकर आती है। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर फिर से संतोषी को जला देते हैं, जिससे कि संतोषी को बहुत पीड़ा होती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। संतोषी की आंखों से जैसे ही आंसू निकलते हैं, वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है और संतोषी की सासू माँ और नंद दोनों उस पानी में डूबने लगती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे! बचाओ कोई मुझे! तभी सूरज काम पर से घर आ जाता है और अपनी माँ और बहन को इस हालत में देखकर बोलता है, ये क्या हो रहा है माँ? दीदी, आप पानी में कैसे डूब रही हैं? और यहाँ पानी आया कैसे? क्या हुआ संतोषी? माँ और दीदी की ये हालत कैसे हुई? बताओ मुझे क्या हुआ? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया है। ये सब जल माता की कृपा से हो रहा है। देखो संतोषी, जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। उसके बाद संतोषी सूरज को सारी बात बताती है। सारी बात जानने के बाद सूरज को बहुत गुस्सा आता है। छी, कितने गंदे हैं आप दोनों के साथ सही हो रहा है। एक अनाथ लड़की के साथ आप लोगों ने ऐसा व्यवहार किया, ये अन्याय है, अन्याय। मुझे बचा ले बेटा, आज के बाद कभी नहीं करूँगी ऐसा। अब कभी नहीं सताऊंगी मैं उसको। हाँ भैया, बचा लो हमें। आपको मुझसे नहीं, संतोषी से माफी मांगनी होगी। अगर संतोषी आपको माफ करेगी तभी आप इस जल माता के श्राप से मुक्त हो पाएंगे। उसके बाद दोनों माँ बेटी संतोषी से माफी मांगती हैं और संतोषी उन्हें माफ कर देती है। संतोषी जैसे ही उन्हें माफ करती है, वहाँ से सारा पानी गायब हो जाता है। उसके बाद डर के मारे ही सही, लेकिन दोनों माँ बेटी में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि संतोषी को रुलाए।